प्यारे बच्चों, सुप्रभात। एक बार फिर से ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। अचानक ठंड की छुट्टियां बढ़ने की वजह से आपके लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई है ताकि आप सभी लोग अपने घर में रह करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकें। आप सभी लोग अपने सेकेंड टर्म के कोर्स से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन तब भी मैं आपको आपके पाठ्यक्रम से परिचित करवा देती हूँ। आपके पाठ्यक्रम में क्षितिज और कृतिका दो पुस्तकें हैं। क्षितिज में काव्यखंड और गद्यखंड दोनों ही हैं। क्षितिज के काव्यखंड में आपके पाठ्यक्रम में दो पाठ सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। कौन से कवि है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह और उन्हीं की दूसरी कविता अट नहीं रही है। ये दो कविताएं एक ही कवि की आपके कोर्स में है। साथ ही दूसरे कवि हैं ऋतुराज, जिनका नाम यहां पर मैंने लिखा हुआ है। इनकी कविता है कन्यादान। तो क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड में सिर्फ ये दो ही कवि हैं और इनकी कविताएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो कविता है उत्साह और अट नहीं रही। कवि ऋतुराज की एक कविता कन्यादान। उसके अलावा क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से भी दो पाठ सम्मिलित किए गए हैं। एक है आपका यशपाल, लेखक यशपाल का लखनवी अंदाज, और दूसरा लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो गद्य खंड में कौन से दो पाठ हैं? यशपाल का लखनवी अंदाज और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। गद्य खंड से भी दो पाठ और काव्य खंड से भी दो ही पाठ हैं, जिसमें से आपको कुछ पढ़ा दिया गया है, जिसमें गद्य खंड आपका पूरा खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और काव्य खंड में उत्साह और अट नहीं रही ये भी आप पढ़ चुके हैं। कहीं कहीं पर कन्यादान कविता भी चल रही थी, इसलिए आज मैं आपको कन्यादान कविता से ही शिक्षण की शुरुआत कर रही हूं। इसके अलावा जो कृतिका पुस्तक आपकी है उसमें भी 3 पाठ हैं आपके। कौन कौन से हैं उसे भी आप जान लीजिए। उसके अंतर्गत है लेखक शिव पूजन सहाय का माता का अंचल, लेखक कमलेश्वर का जॉर्ज पंचम की नाक, और लेखिका मधु काकरिया का साना साना हाथ जोड़। ये 3 पाठ आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा व्याकरण में आपको विज्ञापन, पत्र लेखन, साथ ही साथ शुभकामना संदेश लेखन, इसकी भी जानकारी प्राप्त करनी है। तो आज के इस वीडियो से मैं शुरुआत करती हूँ और कन्यादान कविता से, जो कि
कवि ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई। बच्चों, आपको पता है कि कवि परिचय या लेखक परिचय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम किसी भी कवि की रचना पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम ऋतुराज जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। तो ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। समाज की क्या चिंता, कौन सी कुरीतियां समाज में, क्या बुराइयां फैली हुई है, उसे उन्होंने अपना विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ में सच्चाई है, और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं कि किस प्रकार से समाज में रहने वाले लोगों का शोषण किया जाता है। उसके अलावा समाज में क्या विडंबनाएं हैं, क्या कुरीतियां हैं, क्या बुराइयां फैली हुई, उसे भी उन्होंने ध्यान में रखा। यही कारण है उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है, इससे क्या मतलब? उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने लेखन में ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसे आम व्यक्ति भी पढ़कर समझ सके। सबसे बड़ी बात कि कवि ऋतुराज समसामयिक कवि है। कैसे कवि है? समसामयिक कवि है, जो कि इस समय वर्तमान में सक्रिय है, उनका लेखन चल रहा है। ये तो हुआ आपका कवि परिचय। अब इसके बाद हम लोग कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कविता में ऋतुराज जी ने क्या कहा है। सबसे पहली बात, तो कविता का शीर्षक क्या है? तो कविता का शीर्षक है कन्यादान। जरूर आपने भी इस शब्द के बारे में सुना होगा या शब्द को सुना होगा। आमतौर पर शादी विवाह के समय या फिर घर में किसी की जब शादी तय होती है, किसी लड़की, बेटी, बहन की, उस वक्त कन्यादान शब्द आपने जरूर सुना होगा। तो कन्यादान यानी कन्या का दान। इस दान के अलावा 2 दान और होते हैं जिन्हें महादान की श्रेणी में रखा जाता है। महादान की श्रेणी में 3 दान होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो महादान की श्रेणी में रखा जाता है 3 दान। सबसे पहले एक दान जो आपने सामने लिखा है, कन्यादान। दूसरा रक्तदान।
तीसरा मतदान। कौन सा हो गया? मतदान। तो ये 3 दान महाश्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, कन्यादान, रक्तदान, मतदान महादान की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं क्या है? कन्यादान, यानी कन्या का दान। तो कन्यादान कविता में मां की पीड़ा की अभिव्यक्ति है, मां की मनस्थिति की अभिव्यक्ति है, बेटी की मनस्थिति की अभिव्यक्ति है। साथ ही साथ एक मां अपनी बेटी को विवाह के समय जब उसका कन्यादान करती है और उसके बाद वो उसे किस प्रकार की सीख देती है, कैसे समझाती है, इस बात को इस कविता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है। कविता में मां के संचित अनुभवों की अभिव्यक्ति है। क्यों मां अपनी बेटी को सीख दे रही है? क्योंकि मां भी कभी किसी की बेटी थी और उसका जब विवाह हुआ तो अब उसने अपने जीवन में किस प्रकार का अनुभव ग्रहण किया, जीवन की किन परिस्थितियों से होकर के वो गुजरी है, किस प्रकार के कष्टों का उसने सामना किया है, कहां पर किस प्रकार की समझदारी दिखानी है, इन सारी बातों को मां ने अपनी बेटी को बताना चाहा है, सिखाना चाहा है, ताकि उसकी बेटी भी उन्हीं कष्टों से ना गुजरे जिन कष्टों से गुजर करके वो स्वयं आई है। साथ ही स्त्री के परंपरागत आदर्श का विरोध किया है। किसने? मां ने किया है। स्त्रियों के लिए जो आचरण संबंधी बंधन बना दिया गया है समाज के द्वारा, उससे कुछ अलग हट करके मां अपनी बेटी को सीख देती हुई दिखाई पड़ती है। कविता की मूल शक्ति क्या है? कविता की मूल शक्ति है यहां पर स्त्री के प्रति मानवीय संवेदना। क्या है? स्त्री के प्रति मानवीय संवेदना। स्त्री के प्रति मानवीय संवेदना इस कविता की मूल शक्ति है। आमतौर पर लोग भूल जाते हैं कि स्त्रियों को भी पीड़ा का अनुभव होता है, कष्ट होता है और उनके साथ समाज में जाति होती है। आए दिन तरह तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होती है। तो एक प्रकार से कवि ऋतुराज ने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहा है, उनके अंदर मानवीय संवेदना का विकास करना चाहा है अपनी इस कविता के माध्यम से। साथ ही यह जो कविता है, कन्यादान कविता, कटाक्ष है, व्यंग है समाज पर, भारतीय परंपरा पर कवि ऋतुराज ने इस कविता के माध्यम से चोट की है, व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। साथ ही एक स्त्री के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, इस कविता के माध्यम से बखूबी उन्होंने बताया है और जताया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब तक आप लोगों ने अपनी अपनी किताबें खोल ली होंगी। तो कन्यादान कविता
पेज नंबर 49 पर है। तो कन्यादान कविता में मां बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। पहली ही पंक्ति में यहां पर देखिए जो लिखा हुआ है, भूमिका लिखी हुई है, उसमें कहा गया है स्त्री के परंपरागत आदर्श। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बना कि परंपरागत आदर्श क्या है स्त्रियों के लिए। तो आदर्श जिसका हम अनुकरण करते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, उसे हम आदर्श कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कह सकता है ना कि मैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रभावित हूं, तो जीवन में उन्होंने जो अच्छी आदतें शामिल की हैं, उन्हीं आदर्शों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर मां सीख दे रही है। तो क्या है वो परंपरागत आदर्श? बड़ों का सम्मान करना है, ससुराल में अच्छे से जीवन व्यतीत करना है, किसी का जवाब नहीं देना है, जो कुछ भी है सहते चले जाना है। कुछ ऐसी ही सीख आमतौर पर माएँ अपनी बेटियों को देती हैं। लेकिन इस कविता की जो माँ है ना, वो अपनी बेटी को उस आदर्श से अलग हट करके सीख दे रही है। तो क्या सीख दे रही है? कि कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कवि स्वयं मान रहे हैं इस बात को। क्या मान रहे हैं? कि समाज व्यवस्था का, हमारे समाज में जो भी नियम बनाए गए हैं वो स्वतः नहीं बने, समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो कवि भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी, अब यहीं पर दो बातें होती हैं, पुरुषों के लिए अलग आचरण और स्त्रियों के लिए अलग आचरण। ये कैसा है? तो स्त्रियों के लिए जिस आचरण की बात उन्होंने की है, वे आदर्श के मुलम्मे में, मुलम्मे से तात्पर्य है आवरण, मुलम्मे से क्या तात्पर्य है? आवरण। तो उस आवरण में बंधन होते हैं, यानी सिर्फ एक आवरण उड़ा दिया गया है उन्हें आचरण से, जो कि उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो कि उन्हें समाज के साथ आगे बढ़ने से रोकते हैं, समाज के साथ कदम से कदम मिला करके चलने से रोकते हैं। ये नहीं कहा गया है कविता में कहीं पर भी कि तुम मर्यादाओं का उल्लंघन करना, मर्यादाओं के साथ जीवन व्यतीत करना है, लेकिन अन्याय और अत्याचार का विरोध भी करते जाना है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। स्त्रियों को कोमल कहा जाता है, कोमलांगी कहा जाता है कि कोमल अंगों वाली होती है। तो कोमलांगी कह के या कोमल कह करके उनका गौरव नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि उन्हें यह बताया जाता है कि वो कमज़ोर है और उनकी इसी कमज़ोरी का उपहास उड़ाया जाता है, हंसी उड़ाई जाती है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। प्रतिकार, प्रतिकार शब्द जो आया है इसका मतलब है विरोध। क्या है? विरोध। तो लड़की जैसा ना दिखाई देने में, कविता में एक लाइन आई है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसी एक लाइन में कविता की पूरी मूल शक्ति छिपी हुई है।
तो लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी दिखाई मत देना से क्या आशय है? कमजोर मत दिखना, अन्याय मत सहना। तुम्हारा अगर शोषण होता है तो अपना शोषण न होने देना। यही माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है इस कविता में। साथ ही बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख के साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में यह बताया गया है कि माँ को अपनी बेटी का कन्यादान करते समय ऐसी पीड़ा, ऐसा कष्ट हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि वो अपने जीवन की आखिरी पूंजी गंवा रही है, दान में दे रही है, किसी और को सौंप रही है, क्योंकि वो उसके हर सुख दुख के साथी थी। इसलिए उसे अंतिम पूंजी कहकर के संबोधित किया गया है। कविता में कोई भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा है। माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा है। माँ भी तो स्त्री, लड़की थी कभी, और उसने भी वो सब कुछ सहा है जो अब आज के बाद, यानी कन्यादान के बाद, किसी और घर में जाने के बाद हो सकता है कि उसकी बेटी को भी सहना पड़े। इसलिए सिर्फ माँ की भावनाएं नहीं है, मेरी भावनाएं सिर्फ कोरी भावनाएं नहीं है, बल्कि उसके अपने अनुभव हैं जो उसने सहे हैं, जो उसने भोगे हैं, जो उसने देखे हैं, जो उसने महसूस किए हैं, उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। प्रामाणिक, ऐसा सत्य जिसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो यह सत्य है कि बेटी का कन्यादान करते समय माँ की पीड़ा को, माँ के कष्ट को बताने के लिए, जताने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई, और वही मानवीय संवेदना वो और लोगों से भी चाहते हैं। स्त्री के प्रति, लड़कियों के प्रति मानवीय संवेदना की अनुभूति बाकी समाज के हर वर्ग से, हर व्यक्ति से पाने की कोशिश उन्होंने की है इस कविता के माध्यम से। साथ ही कविता हमारी भारतीय परंपरा पर, हमारी भारतीय परंपरा क्या है कि बेटी का कन्यादान करना, उस पर करारा प्रहार करती है। तो ये तो कविता के बारे में बताया गया कि कविता के अंदर क्या क्या कहा गया है। तो फिलहाल बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।